दिन साबित हो रहा है और ठीक इलेक्शंस के वर्डिक्ट से पहले ही मार्केट ताबड़तोड़ तेजी के मूड में आ चुका है। आज सुबह से ऐसा लग रहा था, इसलिए हमने आपको सुबह डाटा के बेसिस पर गाइड भी किया था कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारा खाना है, आपके पास ऑयल है, एडिबल ऑयल है, सब कुछ है, बट आपको गैस जलाना है। ये गैस कैसे जलता? ये गैस जलता विक्स के डाउन होने से। विक्स अभी सिर्फ 2% डाउन है। अगर आप पॉइंट्स में देखेंगे तो पॉइंट्स में तो 0.39 डाउन है। अगर विक्स 2 पॉइंट डाउन हो जाए तो आप सोचिए आप नया हाई कैसे बना देंगे। देखते ही देखते बैंक निफ्टी करीब 1000 पॉइंट ऊपर है। ये बैंक निफ्टी वही बैंक निफ्टी है जिसने आज एक ज़बरदस्त गोता लगाया और 51,000 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया था। ये वही बैंक निफ्टी है, ना केवल 51,000 बल्कि अब 52,000 के भी ऊपर आके ट्रेड कर रही है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप फ्यूचर्स देखेंगे तो 52,374 के फ्यूचर्स चल रहे हैं। मार्केट के अंदर आज बैंकिंग का योगदान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सुबह हमारी कमेंट्री को ध्यान से सुन रहे होंगे तो हमने ये बात रखी थी कि फ्रंट लाइन शेयर्स के अंदर ट्रेड करना शुरू करना चाहिए। कल हमको इस चीज़ का हमेशा दुख रहेगा कि हमने 24,000 का एक स्टॉप लॉस आपको दिया था, वो कट गया हमारा, कल कटा। कल दिन भर हम इसी चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाए। लेकिन आज आपको फिर से हौसला बुलंद करते हुए डाटा की हेल्प से ये बात फिर से आपको बताया था कि अपॉर्चुनिटी बार बार आप टेस्ट करते रहो। आपका एक लॉट आपके 10 लॉट की कमाई के बराबर हो सकता है। आज एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया। अब आप देखो, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दो मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, दोनों डेज हाई पे। तीसरा बड़ा पार्टिसिपेंट एक्सिस बैंक डेज हाई पे। सब के सब शेयर्स जो बड़े शेयर हैं, जो इंस्टीट्यूशनल शेयर्स हैं, वो सब हाई पे हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशनल शेयर इंस्टीट्यूशंस की ही जो जगह है, जैसे यूएस है या फिर और कोई बड़े देश है, वहाँ के सारी इकॉनमी के पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। आज हम इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। ना केवल मार्केट्स पे डिस्कशन होगा, मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, बल्कि हम यूएस के इलेक्शंस को भी अच्छे से आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए, आज 5 तारीख है, यूएस के अंदर लास्ट राउंड की वोटिंग होगी। जैसे भारत के अंदर वोटिंग के बाद तुरंत आपको पता लगने लगता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कुछ यूएस के अंदर भी होगा। इसलिए 1-2 नहीं बल्कि 3-3 सहयोगियों को मैं अपने साथ जोड़ूंगा ताकि 360 डिग्री का कवरेज आपके लिए हो पाए। पहले हमारे साथ सुमिता दिल्ली स्टूडियो से हैं। उन्होंने कल भी आपको गाइड किया था कि कांटे की टक्कर से थोड़ा सा टिल्ट हुआ है टुवार्ड्स ट्रंप, ये पूरा का पूरा इलेक्शन का मैंडेट। और क्या आज भी वैसा ही हो रहा है? इससे बारे बातचीत होगी। मालविका जैन सीधा यूएस से हमारे साथ हैं। इनसे भी हम जरा समझेंगे कि इस समय ग्राउंड चेक क्या कह रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या कह रही है। वरुण दुबे मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं ताकि हमको ये बता पाएं कि ये पूरे इलेक्शंस का इंडियन मार्केट कनेक्शंस क्या है। सिर्फ सुनना जानने तक बात नहीं होनी चाहिए, आपकी जेब की बात भी है, आपके पैसे की बात भी है। इसलिए वरुण दुबे आपको थोड़ा गाइड करेंगे कि किस सेगमेंट में रहना है, किस सेगमेंट से आपको थोड़ा दूर हटना है। लेकिन पहले सुमिता के पास लेटेस्ट अपडेट्स हैं। पोल ऑफ पोल है, उन्होंने बहुत सारे पोल्स को चेक किया, समझा, जाना, और वो लगातार इस चीज़ को ट्रैक कर रही हैं। तो एक बार उन्हीं से समझते हैं इस समय की सिचुएशन क्या है। सुमिता, फर्स्ट ऑफ ऑल इस समय की जरा सिचुएशन बताइएगा, क्या है, कल और आज में क्या फ़र्क हुआ है, आज क्या होने जा रहा है और उसके बाद क्या हो सकता है। जी, तो जो कैंपेनिंग है ओवरऑल वो ख़त्म हो चुकी है और लास्ट डिच अटेम्प्ट्स बनाए हैं, स्पेशली जो ये बैटल ग्राउंड स्टेट्स है, स्विंग स्टेट्स में है, दोनों डोनाल्ड ट्रंप ने भी और कमला हैरिस ने भी। और अगर आप ट्रंप का देखेंगे, उन्होंने अपने वोटर बेस को कुछ एक नए जो हैं वो स्लोगन्स दिए हैं, जैसे November 5th 2024 जो होगा वो लिबरेशन डे होगा अमेरिका के लिए। दे पुट अमेरिका लास्ट एंड वी आर पुटिंग अमेरिका फर्स्ट एंड दिस इलेक्शन इज़ टू बिग टू डिक। तो ट्रंप जो है वो एक कॉन्फिडेंस एग्जूड कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कह सकते हैं एग्जूड कर रहे हैं। उनका जो मेन वोटर बेस है वो मेन है। और जो कमला हैरिस या डेमोक्रेट्स के लिए है, इट इज़ वुमेन, जो उनका काफ़ी बड़ा इस इलेक्शन में स्पेशली वोटर बेस बनाया। अब आते हैं पोल्स की बारे में अगर हम बात करें, कल भी हमने आपको एक पोल के बारे में बताया था, एटलस इंटेल सर्वे, जिसने ट्रंप को 49% दिए थे कि 49% जो उनके रिस्पॉन्डेंट्स है वो ट्रंप के लिए वोट करेंगे और हैरिस के लिए 47.2% जो रिस्पॉन्डेंट्स है वो वोट करेंगे। बट उसके अलावा भी काफ़ी सारे दूसरे सर्वेज हुए हैं जो बिल्कुल नेक एंड नेक की पिक्चर ड्रॉ करते हैं। बहुत ही वेफर थिन्स मार्जिन है विक्ट्री के लिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो पीबीएस न्यूज़ एनपीआर मैरिस पोल कहता है कि हैरिस है 49 पे, ट्रंप है 47 पे। एबीसी इप्सोस पोल बोलता है हैरिस 49 पे, ट्रंप 46 पे। एटलस इंटेल मैंने बता दिया। एनबीसी बोलता है हैरिस एंड ट्रंप जो है वो टाइड है 49% पे। और यूगव सर्वे जो है हैरिस को 47% और ट्रंप को 47% बोलते हैं। तो ये जो है सर्वेज की पिक्चर है। बट ओवरऑल जो है आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कल सुबह 5:30 बजे जब
ये नतीजे आने शुरू हो जाएंगे जब लास्ट बिट ऑफ जो फर्स्ट पोल्स क्लोज हो जाएगा। ये बताना जो आप बता रहे हैं सुबह 5:30 से ऑलमोस्ट नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो ये लंबी प्रोसेस होती है या फिर ये जल्दी जल्दी आने लगते हैं, जैसे इंडियन मार्केट्स में जल्दी ऐसे इंडिया में जल्दी जल्दी आने लगते हैं नंबर्स, ऐसे होगा या फिर एक लंबा टेन्योर लगेगा, पूरा दिन 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं नंबर समझने में? मालविका जो है वो ऑन ग्राउंड है, वो बेहतर बता पाएंगी, बट ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि अराउंड 5:30 बजे से 8:30-9 बजे तक स्पेशली जो स्विंग स्टेट्स हैं, 7 स्विंग स्टेट्स हैं, उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे और यही जो इलेक्शन है ये डिसाइड होगा ये स्विंग स्टेट्स कैसे पोल कर रहे हैं। जैसे अगर 2020 की बात करें, पेंसिल्वेनिया जो एक स्विंग स्टेट है और इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें डेमोक्रेट्स को वोट किया। जॉर्जिया अनदर इंपॉर्टेंट स्टेट, और जहां पे पोलिंग शुरू हो जाएगी 5:30 बजे जो है सबसे पहले उनके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। डेमोक्रेट्स को वोट किया। नॉर्थ कैरोलिना को रिपब्लिकन्स को वोट किया। मिशिगन ने डेमोक्रेट्स को, एरिजोना डेमोक्रेट्स, विस्कॉन्सिन डेमोक्रेट्स। 2020 की पिक्चर है, बट ओवरऑल ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस साल की पिक्चर क्या रहेगी और पोल्स के जो है वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ये जो स्विंग स्टेट्स आप बता रही हैं, इनका टोटल परसेंटेज कितना है और ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है इस समय जब नेक टू नेक फाइट चल रही हो? देखिए, परसेंटेज तो हम तभी बता पाएंगे जब ये पोल के नतीजे आ जाएंगे, तभी पता लगेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखें, ये सारे जितने भी मैंने बताए हैं ये नेक टू नेक फाइट है कमला हैरिस के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और ये इन पोल्स ने मेजरली इन 7 स्विंग स्टेट्स को कंसिडर किया है। इप्सोस ने जो हमने कल आपको बताया था, एटलस इंटेल सर्वे ने तो पूरा एक ब्रेक डाउन किया है इन स्टेट्स के लिए कि किस स्टेट में कौन आगे चल रहा है, किस स्टेट में कौन पीछे चल रहा है। बट ओवरऑल जो है पोल्स वो ट्रंप को बता रहे हैं कि ट्रंप थोड़ा आगे चल रहे हैं, और बट मामला जो है वो नेक टू नेक बना हुआ है। अगर आपको याद होगा, पहले ये बहुत ही क्लियर कट एक इलेक्शन था जब बाइडन रेस में थे, उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाए दिए गए कि वो थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, उनकी जो सोचने की क्षमता है वो कम हो चुकी है और शायद वो प्रेसिडेंट बनने के अब केपेबल नहीं है इस नेक्स्ट में। और उसके बाद जब कमला हैरिस आई तो एक मोमेंटम जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला अभी रिसेंटली 3-4 हफ्ते पहले कि मेरी जो प्रेसिडेंसी है वो बाइडन की प्रेसिडेंसी से बहुत अलग होने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने इमिग्रेशन के मुद्दे पे बोला कि ये एक इशू है तो एक्नॉलेजमेंट कर लेना, और फॉक्स न्यूज़ जैसे चैनल पे जो राइट विंग समझा जाता है वहाँ पे जाके रिपब्लिकन्स को अपील करना, ये देखा जा रहा है कि दोनों उम्मीदवारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने अपने वोट बैंक्स को अपील करने के लिए। Sumita, a very appropriate line used by you. Wafer thin margins. I'm picking it up from there. एड़ी चोटी की टक्कर यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रही है, और क्या कुछ चुनाव पर सर्वे के आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं, सुमिता ने हमें ये काफ़ी डिटेल में बताया। लेकिन साथ साथ सीधे वॉशिंगटन डीसी से भी हमारे साथ मालविका जैन जुड़ी हैं, उनके पास चलते और जायज़ा लेते हैं कि इस वक्त करंट सिनेरियोज कैसे बनते हुए दिख रहे हैं। मालविका, बताइए क्या अपडेट है और वहाँ पर किस तरह का माहौल है? आज अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। यहाँ पे 2 उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। और चुनाव में 3 मेन मुद्दे हैं, एक है इकोनॉमी, दूसरा इमिग्रेशन और तीसरा हेल्थ केयर। ये बहुत ही नेक टू नेक रेस है जिसमें दोनों में से कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है, और इसीलिए आखिरी दिन तक हम ये देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही कैंपेनिंग में जुटे हुए थे। ये जो लड़ाई है अमेरिका में, आपको याद होगा कि 50 स्टेट हैं, पर लड़ाई सिर्फ 7 स्टेटों में चल रही है जो इनको स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है। और पेंसिल्वेनिया, जिसके सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, वहां पे सबसे ज्यादा कैंपेनिंग दोनों ही उम्मीदवार आज भी कर रहे थे। कमला हैरिस लोगों के डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी, घर घर जाकर, और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक बड़ी रैली उन्होंने आयोजित करी पेंसिल्वेनिया में, और उसके बाद वो 2 अलग प्रांतों में चले गए थे कैंपेनिंग करने के लिए। अब किस दिन ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका में सिस्टम है कि कुछ लोग मेल इन बैलेट भी भेज देते हैं और कुछ लोग कल जाकर अपने वोट कास्ट करेंगे। तो उसके बाद ही इन वोट्स की काउंटिंग शुरू होगी और फिर रिजल्ट्स आएंगे। तो रिजल्ट आने में कुछ दिन लग सकते हैं, और तब तक एंटिसिपेशन बनी रहेगी। ये एक नेक टू नेक रेस रही है शुरुआत से ही। पहले जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये रेस थी, और फिर जो बाइडेन अपनी तबीयत खराब होने के कारण इस रेस से अलग हो गए थे, और अब ये रेस कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है।
एब्सोल्युटली मालविका के पास से हमने जायज़ा ताज़ा अपडेट कर लिया और साथ ही सर्वे के आउटकम्स क्या निकल कर आ रहे हैं। तो ये दोनों वेज तो हम पता जान चुके, लेकिन साथ साथ अब क्योंकि बड़े चुनाव है और इसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिलता है। एक्सपेक्टेशंस हैं, फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं, मार्केट वॉलिटिलिटी है, सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं क्योंकि दुनिया भर की जीडीपी का करीब 24% कंट्रीब्यूशन जो है यूएस से आता है। तो मार्केट पर इसका क्या आउटलुक है, जब ये आप जानेंगे तो 360 डिग्री एनालिसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं पूरा का पूरा पता आपको चलेगा। मार्केट पर डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में से जो भी जीतेगा उसका भारतीय बाजार पर किस तरह से असर पड़ सकता है, ये बताने के लिए एक डिटेल रिसर्च वरुण ने तैयार की है। आइए वो जान लेते हैं। वरुण, आप बताइए। डेफिनेटली देखिए, अगर यूएस के मार्केट्स, अगर यूएस का इलेक्शन जो है उसकी नज़र तो उस पर पूरी दुनिया की नज़र है, और खासकर इंडियन मार्केट्स पर अगर आप देखेंगे तो इसका असर होगा क्योंकि काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज जो है डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट्स के साथ ट्रेड करती है, यूएस के मार्केट्स पे निर्भर करती है। और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि अगर यहाँ पे कमला हैरिस जीतती है तो शायद ये न्यूट्रल हो सकता है इंडिया के लिए, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव हो सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए या फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब देखिए किन सेक्टर्स पे आपको नजर रखनी है, खासकर आईटी, फार्मा यहाँ पे नजर रखिएगा, और केमिकल, टेक्सटाइल, ये भी कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे आपको खास नजर रखनी है क्योंकि ये वो सेक्टर्स है जहाँ पे बड़ा असर देखने मिल सकता है। अब देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या बदलाव नहीं होंगे। तो बदलाव में अगर आप देखेंगे तो टैक्सेस यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स, वहाँ पे बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इलीगल माइग्रेंट्स, यहाँ पे कोई ना कोई कुछ कर सकते हैं वो। इसके अलावा H1B वीज़ा, यहाँ पे वो कुछ कर सकते हैं। वही फेड, एनर्जी, जियोपॉलिटिकल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको रुख बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। क्या नहीं बदलेगा, तो चाइना पे उनका स्टैंड पहले से चाइना विरोधी वो थे, अभी भी वो रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर, डिफेंस, इस पे उन्होंने ज़्यादा चर्चा नहीं की है, तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होने का अनुमान है। वहीं अगर कमला हैरिस जीतती है तो जाहिर सी बात है आईटी सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव माना जा रहा है क्योंकि वैसे तो उन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स वो बढ़ाएंगी, लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी वो बढ़ावा देंगी, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। लेदर एंड कपड़ा, यहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिलेगा। रिन्यूएबल सेक्टर, यहाँ पे वो ज़्यादा फोकस कर रही है, तो इनके लिए ये पॉजिटिव है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस इनके लिए न्यूट्रल है, और इंडियन फार्मा सेक्टर अगर आप देखेंगे तो इनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिक्स है क्योंकि बात कर रही है कि थोड़ा बहुत वहाँ पे जो ड्रग प्राइसेस है उसको कम किया जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट जो है इंडियन फार्मा कंपनीज पे देखने मिलेगा, खासकर जेनरिक कंपनीज पे। तो काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे या तो डोनाल्ड ट्रंप जीते या तो कमला हैरिस जीते, इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, ब्रोकरेजेस मान के चल रहे कि अगर कमला हैरिस जीतती है तो इंडिया के लिए न्यूट्रल है, और डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए ये पॉजिटिव माना जा रहा है। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सुमिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छे से कैलकुलेट करके बताया। और आप कोशिश करें तो थोड़ी हमारी हेल्प कीजिएगा सुमिता। कल आप अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप हमारे साथ शो में जुड़े 8 सवा 8 के बजे के आसपास, तो एक बार जुड़ के जरा हमको अपडेट और भी दीजिएगा। और मालिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल ग्राउंड चेक दे रहे थे हमें, और ये हम कल थोड़ा और अपडेट आपसे भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खैर, हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। 210 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी ऑलमोस्ट डेज हाई 24,200 आज ही आ गया। कल हमने 24,200 को छोड़ा था, 24,000 को छोड़ा, 23,800 पे आ गए। आज सब कुछ वापस पा लिया। क्या सिर्फ फ़र्क क्या है कल और आज में? सिर्फ सोमवार मंगलवार का फ़र्क नहीं है, कुछ और फ़र्क भी है, वो है डर का। थोड़ा सा डर मार्केट से अंदर कम हुआ। मार्केट बिल्कुल तैयार था चलने के लिए, सारे इंडिकेटर्स ऑलमोस्ट ओके थे, बट फियर इन द मार्केट्स ऐसा था कि आपको पाँव नहीं रखने दे रहा था। आज हमने सुबह जब सृष्टि हमसे क्वेश्चंस पूछ रही थी तब भी हमने ये बात रखी कि आपको पानी की प्यास लगी है, सामने पानी है, आप पी सकते हो, बट आप चल नहीं पा रहे हो। चल इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। ये डर विक्स बता रहा था, और जैसे विक्स डाउन हुआ आप देखो मार्केट को पंख से लग गए। 1 मिनट के लिए आप जरा निफ्टी का टाइमिंग और विक्स की टाइमिंग एक साथ दिखा सकते हैं, दोनों के चार्ट, सिर्फ दोनों के चार्ट एक साथ दिखाइए, आपको एग्जैक्टली दिखेगा 12:30-1 बजे के आसपास जैसे जैसे विक्स डाउन होता गया वैसे वैसे आपका मार्केट्स अप होता गया। मार्केट्स विक्स डेज लो, मार्केट्स डेज हाई। ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ की कमी बाकी रह गई थी जो आज काफ़ी हद तक मार्केट्स पूरी कर रहा है। किरण जानी, देवांग शाह, 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उन दोनों से ज़रा करते हैं बातचीत और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल आज का जो पुल बैक है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इसमें कितना ट्रस्ट करें लेवल्स के हिसाब से।
किरण सर नमस्ते, जरा बताइए आपकी कैलकुलेशंस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल सुबह भी हमने जो इस तरह से डिस्कस किया था कि मार्केट जिस जंक्चर के ऊपर है कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास है। 24,000 का लेवल हमने जरूर तोड़ा था, लेकिन नीचे में आपने देखा होगा कि 23,700 23,800 मल्टीपल सपोर्ट थे जो सुबह भी हमने डिस्कस किए थे, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अभी जिस जंक्चर के ऊपर मार्केट है डेफिनेटली 24,200 300 के ऊपर अगर कल यूएस इलेक्शन के बाद मार्केट टिक जाता है तो चांसेस है कि हम 24,500 24,800 तक की एक एक्सटेंडेड रैली नवंबर एंड तक देख सकते हैं। तो वी आर क्वाइट बुलिश। तो कल को गैप अप या गैप डाउन को हम चेज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमारा बाई व्यू कंटिन्यू रहेगा। 24,000 से 23,700 के बीच में हमारा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा एंड फॉर दिस मंथ एंड हम 24,500 तक के टारगेट निफ्टी के ऊपर देख रहे हैं। बैंक निफ्टी थर्ड टाइम अटेम्प्ट ले रहा है 52,200 के लेवल को क्रॉस करने के लिए। अगर 52,200 का लेवल कल आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट क्रॉस हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में फेड की पॉलिसी भी है जो डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट से रिलेट करती है और शायद बैंक निफ्टी को भी इम्पैक्ट आए, तो 52,200 के ऊपर अगर मार्केट कल टिक जाती है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये मंथ एंड में हम यहाँ पे भी 53,000 तक की एक रैली देख सकते हैं। सो हमारा दोनों इंडाइसेस में बुलिश नजरिया है, लेकिन बैंक निफ्टी पे काफी स्ट्रॉन्ग नजरिया है। हमने सुबह बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई के ऊपर या तो पीएसयू बैंकिंग के ऊपर बुलिश व्यू दिया था, वो एग्जैक्टली उसी तरह से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग आर लुक्स वेरी स्ट्रॉन्गर देन द निफ्टी ऑल्सो। तो चलिए बुलिश आउटलुक यहाँ पर क्लियरली बनता हुआ। किरण जी क्विकली आप अपने क्लोजिंग ट्रेड्स भी बता दीजिए। सो हमारी तरफ से दो पिक रहेंगे। हमने भारत फोर्ज सुबह डिस्कस किया था, वो अपने टारगेट के आसपास ही चल रहा है तो हम उसको ही लीडेट कर रहे हैं। तो भारत फोर्ज हमारा पहला पिक रहेगा। अभी 1450 के आसपास चल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1490 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। 1434 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे भारत फोर्ज के अंदर। दूसरा जो कॉल रहेगा वो मेटल्स के अंदर रहेगा। जिस तरह से अभी मार्केट का आउटलुक है, तो जिस तरह से मार्केट चल रहा है 465 के आसपास चल रहा था, अभी स्पाइक करके 470 चल रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है हम वीडीएल वेदांता लॉन्ग करके जाएंगे। वेदांता का जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है हम 494 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 454 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो वीडीएल एंड भारत फोर्ज हमारी तरफ से बाई कॉल रहेंगे। वेदांता भारत फोर्ज दोनों स्टॉक्स पर नजर रहेगी, यहाँ पर खरीदारी की राय। इंडेक्स पर भी पॉजिटिव आउटलुक का। देवांग आपकी तरफ भी बढ़ रहा है, आपसे भी इंडेक्स और स्टॉक स्पेसिफिक राय लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ बजाज ऑटो के मैनेजमेंट भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए ऑटो बिक्री के आंकड़े देखने को मिले और इन दिनों एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी कि फेस्टिवल डिमांड अच्छी खासी देखने को मिले। त्योहारी सीजन में इंडस्ट्री की ग्रोथ ऑलमोस्ट 1 to 2% देखने को मिली और पूरे त्योहारी सीजन की अगर बात करें 3 से 5% ग्रोथ का लक्ष्य है। आगे आउटलुक क्या है, बिजनेस को लेकर किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं और साथ ही एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अब बजाज ऑटो के ईडी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका 18 Hours स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मजबूती के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं स्टॉक में मोमेंटम। अर्लियर आपके प्रोजेक्शंस की अगर बात करें, बजाज ऑटो ने प्रोजेक्ट किया था 3 to 5% ग्रोथ इन सेल्स पूरे के पूरे फेस्टिव सीजन के लिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर टू एक्सपेक्टेशंस किस तरह का देखने को मिला है और साथ ही क्या ग्रोथ एंटिसिपेशन से बेहतर था, ये सबसे पहले आप बताइए। धन्यवाद। देखिए जब पिछली बार हम लोगों से चर्चा की गई थी, हमने जो 3 to 5% बोला था वो स्टार्ट ऑफ द सीजन पे था और ये वाकई में बात सही है कि Q2 में इंडस्ट्री में डिप आया और जो सीजन की शुरुआत थी वो थोड़ी सी मध्यम थी। और लेकिन उस टाइम हमने ये भी कहा था कि आजकल जिस तरह के दौर हैं, सीजन में जबरदस्त स्विंग आ सकता है, क्योंकि सिर्फ ऑटो ही नहीं, काफ़ी कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो कस्टमर को काफ़ी एक्साइट करती हैं, ई कॉमर्स कंपनीज पर्टिकुलरली। तो ये एक तरीके का ट्रेंड आ चुका है कि काफ़ी कुछ डिमांड कंप्रेस होके कुछ दिन में आ सकती है। तो सीजन के पहले बिल्कुल एग्जैक्टली फोरकास्ट करना कि कितना होगा ये बहुत डिफिकल्ट बात है, लेकिन बहरहाल जो हुआ वो ये है कि जो फाइनल मैं कहता हूँ 5-6 दिन थे सीजन के, वो काफ़ी ज़बरदस्त थे रिटेल को लेके। तो रिटेल ग्रोथ डबल डिजिट पे हुई है और ये ग्रोथ जो टॉप हाफ है 125cc प्लस, जिस सेगमेंट जो हमारा टारगेट सेगमेंट में, उसमें औसत से ज़्यादा हुई है। और जो हमारी ग्रोथ है 125cc प्लस सेगमेंट में वो 20% से ऊपर हुई है फेस्टिव, पूरा फेस्टिव ले। और ये ग्रोथ किसके ऊपर हुई है? ये लाइक फॉर
लाइक। अगर मैं सिर्फ अक्टूबर और अक्टूबर को कंपेयर करूं तो ग्रोथ बहुत जबरदस्त है, 30-35% है। पर ये गलत होगा, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में सिर्फ एक त्योहार था, दशहरा। दिवाली नवंबर में पड़ा था। इसीलिए सही मापदंड यही है कि आप 3 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर को पिछले साल के 15 अक्टूबर से 12 नवंबर के पीरियड को कंपेयर करें, तब आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रहे हैं। उस कंपैरिजन में जो फेस्टिव ग्रोथ हुआ है वो औसत 10-12% का है, और 125 सीसी प्लस में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां पे हमारी 75% सेल आती है, वो 20% से ऊपर है। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि इस फेस्टिव में हमारे कई कीर्तिमान स्थापित हुए। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटेल आफ्टर कोविड, 2 लाख पल्सर्स की बिक्री, 56,000 थ्री व्हीलर्स की बिक्री, और जो हमारे प्रीमियम ब्रांड्स हैं KTM प्लस ट्रायम्फ, उसका सेल 12,000 से ऊपर था। वो भी अपने आप में एक हमारे लिए कीर्तिमान था। ठीक है सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे पता करना था कि जो सेल्स का सेंटीमेंट है, रूरल और अर्बन एरिया में एक जैसा था या फिर दोनों में फर्क था? मैं ये कहूँगा कि जो बड़े शहर हैं, मेट्रो और मिनी मेट्रो में, इनमें थोड़ा सा म्यूटेड था। लेकिन जो छोटे शहर हैं, बिल्कुल रूरल में नहीं, लेकिन ये जो मिड साइज टाउन्स हैं, उसमें हमारे हिसाब से सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। बिल्कुल जो बॉटम गांव हैं उनको लिया जाए या टॉप के शहरों को लिया जाए, उनके कंपैरिजन में त्योहारी सीजन में एक तो डिमांड पर फोकस रहता है और साथ ही डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस रहता है। तो आपने पर्टिकुलरली डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से घड़ी, पर्टिकुलरली ईवी कैटेगरी की अगर बात करें, और साथ ही इफ़ यू कैन शेयर योर थॉट्स ऑन दी अप्रोच जो कि आपने अप्लाई किया और किस तरह से इसे सेल्स और ब्रांड पोजिशनिंग में मदद मिली? तो हमारा कई सालों से अप्रोच ये रहा है कि हम डिस्काउंटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो जाती है सेल, और कई बार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिसे कहते हैं कि ना, पर्टिकुलरली जो लोअर सीसी के सेगमेंट्स हैं, उसमें मार्जिन भी टाइट रहता है और डिस्काउंटिंग के बाद वो बिल्कुल रेड ओशियन टाइप के बन जाते हैं। तो हमारा एफर्ट ये रहता है कि जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है उसको कंपेटिटिव रखना चाहिए। सो बिफोर सीजन और आफ्टर सीजन वी ट्राई टू कीप दी प्राइसिंग कंपेटिटिव। सो उसी हिसाब से हम लोग चले। ज़्यादातर हमारी प्राइसिंग थी, आपने ईवी के बारे में पूछा, हमने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था विच वॉज अ लोअर प्राइस प्रोडक्ट, मतलब 96,000 से 1 लाख रुपी एक्स शोरूम है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। एंड वो बहुत अच्छा किया उसमें डिस्काउंटिंग नहीं थी, बट दैट वाज अ वेरी शार्पली प्राइस्ड, लोएस्ट प्राइस्ड चेतक, लेकिन कंपेरेटर प्रोडक्ट से थोड़ा उसका प्राइस ज़्यादा ही है, लेकिन दैट प्रोडक्ट डिड वेल। सो हमने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस तरह से रचा है कि हम थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक लेके चलते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कंपेटिटिव होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट्स तुलना में कंपेटिटिव होना चाहिए, और उससे ये कि जो डिस्काउंट्स आते हैं जाते हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही, और कस्टमर भी फेस्टिव के टाइम पे उसको लगता है कि भाई सब दे रहे हैं तो आपको भी देना चाहिए, थोड़ा फर्क पड़ता है। बट हम लोगों को ऐसा लगता है कि उससे ब्रांड के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लगता है, ब्रांड थोड़ा सा वीकन होने लगता है। तो हम अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से रचते हैं कि कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स हो, उनकी कंपेटिटिव प्राइस हो और डिस्काउंटिंग ना हो। तो इस तरह से ब्रांड हमारे हिसाब से थोड़ा और मजबूत रहता है। राकेश जी, दैट इटसेल्फ इज अ स्ट्रैटेजी जो कि यूनिक है इन इटसेल्फ। सो न्यू इनोवेशन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और स्मार्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये स्ट्रैटेजी रही बजाज ऑटो की। राकेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपना समय देने के लिए, आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। बजाज ऑटो इस वक्त हम देख रहे हैं बाजार की मजबूती के साथ ही अच्छी खासी तेजी के बीच करीब 3% का इजाफा, 3.5% की तेजी यहाँ देख रहा है। शानदार रैली के बीच ट्रेड करता हुआ मार्केट, देवांग के स्ट्रैटेजी, साथ ही उनके स्टॉक कॉल्स और बजाज ऑटो पर उनकी राय,
तीनों के तीनों बाकी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। जल्द लौट रहे, आप बने रहें। आप देख रहे हैं क्लोजिंग ट्रेड्स और बाजार में चौतरफा हरियाली। देखिए 24,200 के करीब ट्रेड करता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी ने जोश ज़्यादा भरा है 52,150 के स्तर, और पॉइंट वाइज तेज़ी के बदले निचले स्तरों से रिकवरी जो है ना वो ज़्यादा मज़ेदार आंकड़े नज़र आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में 1200 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली। सेंसेक्स में 1100 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से। मिड कैप भी करीब 900 पॉइंट्स रिकवर होते हुए, साथ ही स्मॉल कैप में भी करीब 300 साढ़े 300 अंकों की रिकवरी। और सेक्टर हर जगह आप देखेंगे वहां पर इस वक्त मूड माहौल जो है जोश भरा है। इस बीच हमारे एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन से, दिवांग शाह है। दिवांग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। देख रहे हैं हम दिन के उच्चतम स्तर पर बाजार अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड करता हुआ, सेकेंड हाफ काफी एक्टिव नजर आ रहा है। बताइए आपकी स्ट्रैटेजी, आपके क्लोजिंग ट्रेड्स और साथ ही बजाज ऑटो पर एक आउटलुक। मैनेजमेंट से अभी हमने बात की। आफ्टरनून बात करें निफ्टी की तो डेफिनेटली आज एक अच्छा एक कम है रिकवरी देखने मिली ऑन द लोअर लेवल से, बट 24,450 एक रेजिस्टेंस है। जब तक लेवल ब्रेक नहीं करता आई थिंक यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें 23,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है निफ्टी फ्यूचर। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे कंपेयर करें वीजा विज निफ्टी, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बैंक निफ्टी वीजा विज निफ्टी। तो बैंकिंग सेक्टर से ही हमारा सजेशन रहेगा, आईसीआईसीआई बैंक फर्स्ट खरीदने की सलाह रहेगी। ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, चार्ट स्ट्रक्चर एक आफ्टर द करेक्शन स्टॉक ने एक सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया। हमें लगता है अभी इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 1260, टारगेट है 1340। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा मेरा यहाँ पे निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे काफी अच्छा बेस बनाना, डेली चार्ट स्टॉक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, तो निप्पॉन लाइफ खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 698, टारगेट है 749। और जरा चेक करवा लेते हैं 200 पॉइंट की बढ़त के साथ ऑलमोस्ट हम डेज हाई पे हैं। विक्स ऑलमोस्ट डेज लो है। मैं बताऊं अभी सुमिता थोड़ी देर पहले मेरे साथ जुड़ी थी तो वो बता रही थी कि अभी भी कट टू कट चल रहा है। ये अभी भी इलेक्शंस का मैंडेट नहीं है। ये इलेक्शंस का कोई मैंडेट नहीं है। आप अभी तो एक राउंड की वोटिंग होनी है जो आज होगी इंडियन मार्केट के हिसाब से, वो कल सुबह जाके कंप्लीट होगा। हमारे टाइमिंग के हिसाब से सुबह 5:30 बजे का होगा। उसके बाद धीरे धीरे पता लगेगा। तो अभी तो एक राउंड का और पोल होना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें उससे पहले हो रही हैं, और अगर क्लैरिटी और आ जाती है और पता लग जाता है तो मार्केट के पास चलने का बहुत बड़ा रूम है। और मैंने ये बात सुबह आपको बताई भी थी कि आप थोड़ा सा विक्स नीचे कर दो, ट्रस्ट मी आपको 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी दिखाएगा। और मेरे को देख के खुशी है, पूरी स्क्रीन पे 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी इस समय दिखा रहा है। अभी तो हमने विक्स कितना ही गिरा है, सिर्फ 2.5%, पॉइंट्स में 0.46%। स्टिल फियर इन द मार्केट। आप एक बार विक्स को 15 के नीचे लाओ तो सही, ये 500 पॉइंट और जोड़ देगा बैंक निफ्टी आप में। ये आपकी स्क्रीन पर 1000 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, आप नोटिस कर लीजिएगा। और ये बात सुबह अगर आप YouTube चैनल उठा के देखना चाहते हैं तो उठा के दीजिएगा। एग्जैक्टली यही पॉइंट्स हमने सारे आपके सामने कोट किए थे। बट एनी हाउ हमें उम्मीद है, हमें अच्छा भी लग रहा है, देख के भी बेहतर लग रहा है कि इस समय मार्केट जो चल रहा है ये काफ़ी दुख दर्द एक ही साथ निपटा रहा है। 24,200 एक दिन में आ गया, 52,500 फ्यूचर्स एक दिन में आ गया। सुनील सुब्रमण्यम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे एक जरा टेक ले लेते हैं। किरण जानी, दिवांग शाह तो हमारे साथ बने हुए हैं जो हमको टेक्निकली गाइड कर रहे हैं। सुनील सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के आने की सब प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके आने से क्या फ़ायदा होगा इंडियन मार्केट्स पे? सर बहुत ही बेसिक सवाल। देखिए प्रोबेबिलिटी आज 50-50 में कहूँगा, क्योंकि एक तरफ दो बड़े पोलस्टर्स है सेफोलॉजिस्ट, एक ने ट्रंप को कॉल किया, एक ने हैरिस को कॉल किया, और स्विंग स्टेट्स देखें तो शायद ट्रंप की ओर टिल्ट हो रहा है, यही है। मगर याद रखिए कि कोई भी आए शॉर्ट टर्म में रिएक्शन हो सकता है, मगर मीडियम टर्म में कुछ असर नहीं पड़नी चाहिए अपने मार्केट में, वही मेरी सोच है। शॉर्ट टर्म में अगर ट्रंप आ गए तो समझे कि डॉलर थोड़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स थोड़े बढ़ेंगे, तो मनी फ्लो इमर्जिंग मार्केट से शायद वापस आपको यूएस मार्केट में जाना एक संबंधन है। मगर एट द सेम टाइम ट्रंप एक स्ट्रांग एंटी चाइना पर्सन है,
चाइना के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई लेंगे तो वो इंडिया के लिए पॉजिटिव बन सकता है। सेकंड, प्रो बिजनेस है ट्रम्प, तो अमेरिकन कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर शायद वो टैक्स को कटवा भी सकते हैं। और सेकंड चीज, अमेरिकन बिजनेस को सपोर्ट करना है तो याद रखिए, एक तरफ थोड़ा डर है मार्केट में कि वो शायद टैरिफ इंडिया के ऊपर ला सकते हैं, शायद वो कुछ इमिग्रेशन के ऊपर, कुछ H1B वीसा पे ऊपर कुछ कठिन थिंग ला सकते हैं, मगर एट द सेम टाइम याद रखिए कि अमेरिकन कॉर्पोरेशन को चाहिए इंडिया का सपोर्ट, क्योंकि वो आउटसोर्स इंडिया को कर रहे हैं, तो वो ट्रम्प को इन्फ्लुएंस करेंगे कि उतना कठिन इलीगल इमिग्रेशन में जो भी करना है करो, बॉटम एंड पे करो, बट हमारी जो काम काज है उसमें मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, ट्रेड बैलेंस, अमेरिकन कॉर्पोरेशंस इंडिया को एक बहुत बड़े मार्केट की ओर से देख रहे हैं, तो वो भी इंडिया के साथ, शायद ट्रम्प का पता है आपको कि मोदी जी के साथ उनका बहुत अच्छा एक फ्रेंडशिप है, तो शायद वो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया को बढ़ाने की कुछ कोशिश करेंगे, अमेरिकन कॉर्पोरेट्स को पुश करेंगे, तो शायद कुछ एक गठबंधन हो सकता है। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि ट्रम्प का एक क्लैरिटी है कि वो क्या करेंगे, तो वो एक नोन पर्सन है, तो ऑलवेज मार्केट को पसंद है सर्टेनिटी की क्या करोगे। वेराज कमला हैरिस के बारे में नई आने वाली है, क्या बाइडेन की पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी, कैसे करेगी, थोड़ा अनसर्टेनिटी होगा। तो मेरे ख्याल में मीडियम टर्म में ट्रम्प का आना मार्केट के लिए शायद पॉजिटिव तरीके से मैं देखूंगा, और हैरिस का आकर कैसे उनकी पॉलिसी फ्लो आउट करके ये करके इससे मार्केट थोड़ी अनसर्टेनिटी से पार कर फिर स्टेबलाइज होगी। कि बिल्कुल ठीक है सर, कि बात समझना होगा। देखिए, ट्रम्प को हम ऑलरेडी भी एक बार देख चुके हैं, कमला हैरिसन का फर्स्ट बार होगा अगर वो प्रेसिडेंटशिप पे आती हैं, तो ट्रम्प को हम सेकंड टाइम देखेंगे और उनके बारे में जानते भी हैं। उनकी आधी इन्फॉर्मेशन तो ट्विटर से यानी कि एक्स से मिलेगी, और ये बात एक्टिव भी है। और दूसरा, अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे सुनील सर हमारे साथ एक यूएस के एक्सपर्ट्स जुड़े थे, उन्होंने भी एक बहुत फाइन ट्यून करके बात बताई कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प आ जाते हैं ना, तो जो रशिया और यूक्रेन के बीच का वॉर है शायद वो उसको ख़त्म करवा दें, और ये जो गल्फ़ में है जो मैटर चल रहा है शायद ये भी थोड़ा सेटल डाउन हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छी लाइन होगी जो ग्लोबल ग्रोथ के लिए आएगी, और उसमें इंडिया भी अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है। जो आपने पॉइंट्स बोले वो भी वैलिड हैं, और मेरे को उनका पॉइंट भी काफ़ी वैलिड लगा। खैर, बाय द वे मैं बता दूं, 1061 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी डेज हाई पे 52,200 कॉन्कर्ड, 24,200 कॉन्कर्ड, दोनों चीज़ें, दोनों लेवल्स हमने पा लिए। जो एक डर का माहौल था, मार्केट्स ने आज अपने इस जॉनर से, इस तेज़ी से काफ़ी हद तक ख़त्म किया है। मैं फटाफट से शेयर्स पर आता हूँ। स्टॉक एक्सप्रेस चलाइए, किरण जानी तैयार रहिएगा, आपको जल्दी जल्दी इसके जवाब देने होंगे। मैं कुछ शेयर पता करता जाता हूँ। सबके स्टॉप लॉस टारगेट देना सर, अगर आप ट्रेड दोगे तो, ताकि उसकी स्टैंपिंग जल्दी से कर पाएँ। सर, जुबिलेंट फूडवर्क 4% ऊपर, क्या करना है आप? जुबिलेंट फूड हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, उस तरह से जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे हमें रखना है। वैसे 4% ऊपर है, इसीलिए स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन 570 के स्टॉप लॉस के साथ हमें लॉन्ग करना चाहिए, और 3 से 4 दिन में डेफिनेटली हम 650 तक के टारगेट देख सकते हैं। 650 का टारगेट है। स्टैंपिंग लगा दीजिए बाय की। एनएमडीसी, अच्छा बीटीएसटी भी लगाते जाना, हाँ जिनके पास है तो एक बार बीटीएसटी भी लगाना और एक बाय का भी लगाना। एनएमडीसी, खबर मार्केट में आई है कि 11 नवंबर को इनकी बोर्ड की बैठक है, उसमें ये बोनस पे विचार करेंगे। आई होप बोनस आ ही जाएगा आपको। तो ये एनएमडीसी भी 3% ऊपर आया। इसके ज़रा फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। किरण जी, जब बताइए क्या करें। एनएमडीसी की बात करें तो ओवरऑल मेटल सेक्टर के अंदर काफी कुछ तेजी लग रही है, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में कहा जाता है कि अगर चांसेस आर वेरी ब्राइट कि वो जीते, अगर वो जीते तो मेटल्स के अंदर एक चौतरफा रैली हम देख सकते हैं, और आज कहीं ना कहीं उस तरह से मूवमेंट भी है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी आज एनएमडीसी ने क्रॉस किया है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड बनता है। बिकॉज ऑफ यूएस इलेक्शन थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी यहाँ पे, क्योंकि मेटल है और हाई बीटा काउंटर भी है, लेकिन 220 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी एनएमडीसी में हमें रखनी चाहिए। ठीक है, 220 का स्टॉप लगाना है तो टारगेट क्या रखना है सर? ऊपर टारगेट हम 245 तक देखेंगे। 245 तक का छाप हो जरा इस पर। 245 का टारगेट है, 220 का स्टॉप लॉस है। स्टैंप लगेगी बाइंग ऑन डिप्स की, सामने पे रखोगे रिस्क वर्ड जमेगा नहीं आपको, इसलिए बाइंग ऑन डिप कर दो। एक शेयर और है सर, मन्नापुरम, जरा ये भी देख के बताइए ये कितना ठीक लग रहा है किरण आपको। बीटीएसटी करना है कि नहीं, और स्टॉप लॉस टारगेट भी देना प्लीज़।
मणप्पुरम की अगर हम बात करें तो जिस तरह से 150 आज सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि 150 155 का रेजिस्टेंस लेवल अगर वो टिक जाता है तो चांसेस आर वेरी ब्राइट कि हम यहाँ पे 170 175 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली बीटीएसटी कर सकते हैं और नीचे में जो स्टॉप लॉस रखना है वो 152 का रखना है। तो 152 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कीजिए, पहला टारगेट 170, दूसरा 175। ठीक है, डन। एक शेयर बस आपसे और पता करूंगा, फिर मैं उसके बाद मेरे सहयोगी के पास भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। HDFC लाइफ अभी प्राइस एक्शन बहुत नहीं हुआ बट बिल्डअप अच्छा बन रहा है। HDFC लाइफ और चेक कर लो सर एक बार जरा आप। HDFC बैंक की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, सिमिलर पैटर्न हमने SBI पे भी ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद स्टॉक 810 से 850 हो चुका है। HDFC में सिमिलर पैटर्न ब्रेकआउट है 1750 के आसपास, तो लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 1725 का रखिए और इस बार देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 1800 तक की एक रैली देख सकते हैं। आप 1800 जो बता रहे हैं ना HDFC बैंक है, मैं को जरा HDFC लाइफ के लेवल्स और बताओ आप इस पे कितने बुलिश हो, इसका टारगेट स्टॉप लॉस भी देना। HDFC बैंक 1800 की बाय के साथ लिख दो जरा टारगेट। अब HDFC लाइफ बता दो सर। हाँ, HDFC लाइफ की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। आज का जो फॉल है उसने 100 डेज मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया है, तो कंडीशनल बाय रहेगा यहाँ पे। अगर 725 का लेवल क्रॉस करता है तो ही हमें लॉन्ग जाना है। 725 के ऊपर आप लॉन्ग जाइए, 710 का स्टॉप लॉस रखना है और 725 के ऊपर अगर स्टॉप टिक गया तो 760 770 तक ये स्टॉक जा सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, 3:10 हो चुके हैं। 3 बजे का एक्शन जो भी होगा वो भी समेट के लाएंगे, PTST को भी थोड़ा शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है, बहुत अच्छे जॉनर पे मार्केट आज क्लोज कर रहा है। कल डिसाइडिंग डे भी है, थोड़ा और पता लग जाएगा। छोटे से ब्रेक के बाद तीनों मेहमान सुनील जी, किरण जानी, दिवांश हमारे साथ बने हुए हैं, लौट के आ रहे हैं। सपनों जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस इस वक्त बाजार में नजर आ रही है और अब देखिए 24,200 के स्तर पर दिन के उच्चतम स्तर पर बाजार ट्रेड करता हुआ 200 अंकों की तेजी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी अच्छी मजबूती, और ये मजबूती में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो बैंकिंग प्लेयर्स की तरफ से ही आता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जी, किरण जानी और देवांशा तीनों एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। सुनील जी गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड, गुड टू हैव यू विथ अस, थैंक यू फॉर योर टाइम। और साथ ही ग्लोबल फ्रंट पर आप अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आई नो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर द मार्केट, काफी अच्छी मजबूती हम देख रहे हैं, बट कांट फॉरगेट द FIs एब्सोल्यूट सेलिंग जो कि अक्टूबर में नजर आई है। यहाँ से रिलीफ कब मिलती दिखेगी सर? देखिए, रिलीफ के लिए आपको 1-2 महीने की इंतजार करने की जरूरत होगी। क्यों कर रहा हूं मैं कि एक है कि इलेक्शन की अनसर्टेनिटी के कारण लोग यूएस में डेट में निवेश करेंगे, क्योंकि 4-4.25% उनको अमेरिकन 10 ईयर में मिल रहा है, तो रिस्क फ्री उनको उतना रिटर्न मिल रहा है, तो रिस्क लेने के लिए थोड़ी सोच रहे हैं FIs इमर्जिंग मार्केट के लिए। सेकेंड चीज ये होगी कि ये महीना जो अभी फेड का भी एक पॉलिसी है उसके कारण भी अनसर्टेनिटी है। तीसरी बात यह है कि नवंबर और दिसंबर में हेज फंड जो होते हैं, शॉर्ट टर्म FIs जो होते हैं, उनके लिए बोनस अगर उनके हाथ में आना है ना, तो उनको कैश प्रॉफिट बुक करना है। तो जहां पे पैसा बनाए वहीं पे बुक कर सकते हैं। तो हमारी निफ्टी ने तो 25% का रिटर्न इस साल में दिलवाया है उनको, तो प्रॉफिट बुकिंग भी वो उस मार्केट में जहां पैसा बनाए उधर ही करेंगे ना, इसलिए इंडियन मार्केट से थोड़ा वो प्रॉफिट निकालेंगे इस नवंबर और दिसंबर के महीने में। और इलेक्शन के बारे में भी ये याद रखना है कि भले ही वोटिंग आज हो और अगर एक साइड क्लियर विन होता है तो शायद रिजल्ट सामने आ जाएगा, मगर क्लोज होगा तो जरूर ट्रंप मानिए कोर्ट में जाएंगे, उसको झगड़ा करेंगे, तो अनसर्टेनिटी थोड़ी फैल सकती है। तो याद रखिए कि अब FIs की मूड होगी साइडलाइन में वेट करें, और उसके बाद शायद मैं टुवर्ड्स जनवरी ही एक स्ट्रॉन्ग FIs की बाइंग की वापसी देख रहा हूं। मगर डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास इनफ एम्युनिशन है, उनके पास SIP बुक तो स्ट्रॉन्ग जारी है, तो वो बाय ऑन टिप्स का स्ट्रेटजी रखेंगे और मार्केट में वॉलेटिलिटी को कम करा सकते हैं। मगर जरूर FIs की एक स्ट्रॉन्ग वापसी इतनी जल्दी हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, यह याद रखना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल का भी टेंशन है, तेल का भी टेंशन है और अमेरिकन इलेक्शन का भी टेंशन है। सो बहुत से ऐसी चीजें जो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट के लिए माहौल को थोड़ी ठीक नहीं लगा रही है। तो इसके कारण मैं समझूंगा कि
FIIs थोड़ा सावधान रहेंगे और फिर नए साल की बिगिनिंग से वापस जोरदार बाइंग हो जाएगी। जवाब आपके लिए FIIs की एब्सोल्यूट वापसी के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, बट अगेन इट्स रिलीफ कि DIs के पास एटलीस्ट उतना चंक है कि खरीदारी या सपोर्ट वहां से अब भी बरकरार रहेगा। इस वक्त बाजार की तेजी में हम अगर देखें फ्यूचर्स भी सपोर्ट करें, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में भी अच्छी खासी मजबूती। यूरोपीय बाजार में कैक डैक्स फुटसी की भी अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिखी। सेक्टोरल प्लेयर्स में अगर आप देखेंगे मेटल सेक्टर टॉप परफॉर्मर, आज सुबह ही ET Now स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर रही। और आपको बता दें स्टील इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी की खबर से स्टील शेयरों में अच्छी खासी रौनक देखने को मिली। थोड़ी देर के बाद JSW स्टील पर एक रिसर्च भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन इस बीच देवांग केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक पर भी एक नजर होनी चाहिए क्योंकि आज अच्छी मजबूती के बीच ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। देखिए दीपक फर्टिलाइजर 4% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे केमिकल प्लेयर्स में फैक्ट, हिमाद्री केमिकल्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स में करीब 3 से 5% तक का इजाफा दिखा है। इन स्टॉक्स में से, इन स्पेसिस में से कहीं कोई राय अगर आपकी तरफ से बनती हो तो? स्पेस से दीपक फर्टिलाइजर्स की बात करें, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक में हाइट ऑफ रिटर्न स्ट्रक्चर में भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से भी खरीदी की जा सकती है। 1280 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। 1360 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं दीपक फर्टिलाइजर में। ऑल्सो यहाँ पे ल्यूपिन की बात कर सॉरी यूपीएल की बात करेंगे। यूपीएल का भी हम देख रहे हैं कि अगर डेली चार्ट देखें स्टॉक में एक आफ्टर द करेक्शन एक रिबाउंड देखने मिला है। हमें लगता है यहाँ से भी एक अपसाइड देखने मिल सकता है। 670 तक के टारगेट 570 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं 550 के स्टॉप लॉस के लिए। अच्छी खासी मजबूती इस वक्त हम देख रहे हैं इनफैक्ट फर्टिलाइजर केमिकल प्लेयर्स में। और इस बीच जहां स्टील सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, टाटा स्टील के नतीजे कल आने वाले हैं। नतीजों से ठीक पहले टाटा स्टील के स्टॉक प्राइस में अगर आप देखेंगे करीब 4% की मजबूती नजर आ रही है। नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान क्या कह रहे हैं, ये बताने के लिए सारी की सारी रिसर्च लेकर हमारी सहयोगी अशेषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अशेषा बताइए टाटा स्टील के नंबर से एक्सपेक्टेशंस क्या लगानी है? गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है स्टील मेजर टाटा स्टील से इस तिमाही में। याद रखें स्टील प्राइसेस करीब 6% से घटे थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जिसका इम्पैक्ट रियलाइजेशंस और एबिटा पर टन पर इस तिमाही में दिखाई देगा। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 53,000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, 3% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। यूरोपियन ऑपरेशंस की बात करें तो यूके ऑपरेशंस में लॉस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। नीदरलैंड्स तो एबिटा पर टन पॉजिटिव होगा, लेकिन यूके ऑपरेशंस में लॉस होंगे, जिसके चलते एबिटा पर टन लॉस $72 पर टन का कंपनी रिपोर्ट कर सकेगी, जो सीक्वेंशियल बेसिस पर लॉस एक्सपैंड होता हुआ नजर आएगा। डोमेस्टिक ऑपरेशंस की बात करें तो वॉल्यूम्स में तो बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर भी स्टील प्राइसेस घटे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। कोकिंग कोल प्राइसेस जो एक मेन रॉ मटेरियल होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके प्राइसेस भी थोड़े से घटे तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऑल इन ऑल कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है यूके ट्रांजिशन को लेकर, इंपोर्ट जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर, उस पर सबकी नज़र रहेगी, लेकिन कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड। स्टील प्राइसेस घटे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इस क्वार्टर में दिखाई देगा। स्टील को लेकर ये अनुमान था आपके सामने। एक बार जरा देवांग से पता कर लेते हैं चार्ट्स पे कैसे रीड कर रहे हैं। देवांग एक बार जरा जज करना है, इसको देखना। तो टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील में अगर देखा जाए तो वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट लिया स्टॉक ने, वहां से अपसाइड रिज्यूम किया है, तो यहाँ से एंट्री की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पे 147 का, अपसाइड अराउंड 158 160 तक के जोन देखने मिल सकते हैं टाटा स्टील में, तो ये लेवल से भी एंट्री की जा सकती है टाटा स्टील में। तो कुछ मार्केट्स के अंदर आप चीज़ें देखेंगे। अच्छा एक और पॉइंट बता दें, वैसे तो 1050 तक भी आ गया था ऊपर निफ्टी, अभी 950 तक है, यानी कि ऊपर से बैंक निफ्टी 1000-125 पॉइंट आया नीचे वापस, लेकिन एक सिर्फ क्लोजिंग का इम्पैक्ट है। ट्रस्ट में कल शाम को, यानी कि जब आज शाम को वोटिंग हो रही होगी, कल सुबह 5:30 बजे के आसपास थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। जब हम मार्केट खोलेंगे 8-8 बजे के आसपास, 9:15 बजे, तब उसके बाद आप देखेंगे कि हो सकता है मार्केट के अंदर थोड़ी और तेज़ी आए। अगर ये मार्केट के अनुकूल रहता है तो कोई भी सरप्राइजिंग फैक्टर मार्केट को वापस से ऊपर नीचे भी कर सकता है। ट्रस्ट में अभी 16 का विक्स चल रहा है, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स किसी भी तरफ ले जाने की कैपेसिटी रखता है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देगा, आप बुरा करेंगे तो ये बुरा रिजल्ट देगा।
ठीक। तो वॉलेटिलिटी हाई होना अच्छी बात होती है, बट आपके फेवर में आ जाए तो अच्छी बात है। अगर आपके अगेंस्ट में है तो इससे खतरनाक और डेडली कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता और मार्केट को बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बाय द वे आज थोड़ा लीडरशिप भी हमको दिखी, जैसे HDFC बैंक आज करीब 2.5% ऊपर है। तो ये एक अच्छा चीज़ है, जैसे हम सुबह भी कह रहे थे कि लीडर्स का सामने आना बहुत ज़रूरी है। जब तक लीडर्स नहीं आएंगे ठोस तेज़ी मार्केट के अंदर नहीं आएगी। आज बैंकिंग की लीडरशिप आई, ICICI बैंक, HDFC दोनों ने हाथ मिलाया और दोनों ने कंबाइन 650 पॉइंट दिए हैं। आपको इस 1000 पॉइंट में से कंबाइन सिर्फ 650 पॉइंट इन दोनों बैंक्स के हैं, HDFC और ICICI बैंक के। सुनील सर एक बार ज़रा बैंकिंग पर आपका टेक से, मेरे को कोई बैंक करना है बाय और मैं थोड़ा लेके कैपेसिटी है मेरी लेके रखने की, तो मैं कौन सा बैंक प्लस करूं सर? आपके पास पूरा मैंडेट है, पूरा वर्डिक्ट है, पूरी इंटेलिजेंस है, आप एक बैंक का नाम लेके बता दीजिए बस। मैं कहूँगा कि कॉर्पोरेट ओरिएंटेड बैंक है तो मैं 2 नाम दूंगा मेरे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही ग्रोथ है, क्योंकि रिटेल साइड पे ही थोड़ा प्रेशर दिखा है और RBI की स्ट्रिक्चर्स के कारण। तो मेरे को ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट सेक्टर में ICICI बैंक और प्राइवेट सेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मेरे लिए बहुत बड़ी पिक्स होंगी मीडियम टर्म के आउटलुक से। बैंकिंग प्लेयर्स में पसंद आ रहा है सुनील सुब्रमण्यम जी को। लेकिन इस बीच मूवमेंट जिन स्टॉक्स में नजर आ रही है उसमें कुछ ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स भी है। दिवांग MRPL चेन्नई पेट्रो के चार्ट्स देखिए, अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड, करीब 11% की तेज़ी MRPL में। दिन की शुरुआत में जो तेज़ी चली वो चढ़ती ही गई और इस वक्त अगर आप देखें दिन के उच्चतम स्तर पर चेन्नई पेट्रो भी 3% की तेज़ी दिखाते हुए। MRPL की बात करें डेफिनेटली स्टॉक में आफ्टर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है, बट ये लेवल पे चेस करने की एडवाइस नहीं दूंगा। ओवरऑल अपसाइड अराउंड 172 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। नाउ 155 का एक सपोर्ट है, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए, बट ये लेवल पे चेस करने के लिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी। चेन्नई पेट्रोलियम की बात करते हो डेफिनेटली स्टॉक्स में आगे एक रिबाउंड देखने मिला है, बट ओवरऑल अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें, स्टॉक कंटिन्यूज एक लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये स्टॉक अराउंड लेवल ऑफ 658 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक अवॉइड की सलाह रहेगी स्टॉक में। ओके, तो चलिए ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स में मजबूती ज़रूर है, लेकिन इसे प्ले आउट करने की सलाह फिलहाल नहीं मिल रही है। अगर पोजीशन से उसे इंटैक्ट रखा जा सकता है, अदरवाइज इसे वॉच लिस्ट में रखें। अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे कल आने वाले हैं। नंबर से ठीक पहले अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट्स में हल्की फुल्की से एक्शन के साथ ट्रेड हम देख रहे हैं, बाजार की तेज़ी के साथ ही ट्रेड करता हुआ। लेकिन हॉस्पिटल सेगमेंट में किस तरह की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं, नतीजे ओवरऑल कैसे रह सकते हैं, आय और मुनाफे के फ्रंट पर क्या कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं, सब कुछ लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए अपोलो हॉस्पिटल रिजल्ट से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए, अपोलो हॉस्पिटल से अच्छे नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। आय में अगर आप देखेंगे तो वहाँ करीब 13% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। एबिटा में करीब 19% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान हम लगा रहे हैं। तो इसके चलते मार्जिन्स में अच्छा इजाफा हो सकता है। 12.95% से बढ़ के ये करीब 13.6% के आसपास आ सकते हैं, यानी कि आधा % से ज़्यादा की बढ़ोतरी जो है वो आपको एबिटा मार्जिन्स में देखने मिलेगी। मुनाफा 233 करोड़ से बढ़ के करीब 356 करोड़ आने का अनुमान हम लगा रहे हैं, यानी कि करीब 53% के आसपास का जंप जो है आपको कंपनी के ओवरऑल मुनाफे में देखने मिलेगा। तो खासकर अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल सेगमेंट जो है वहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है, खासकर बेटर वॉल्यूम्स और साथ ही साथ जो ऑक्यूपेंसी रेट है वहाँ पे सुधार होगा, जिसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। हालांकि मार्जिन्स पे अगर आप देखेंगे तो तिमाही दर तिमाही मार्जिन्स बढ़ेंगे, लेकिन साल दर साल अगर आप देखेंगे तो शायद हॉस्पिटल कारोबार के मार्जिन्स में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। इसके अलावा जो एवरेज रेवेन्यू पर बेड है उसमें थोड़ा बहुत आपको सुधार देखने मिलेगा। साल दर साल करीब 3%, क्वार्टर क्वार्टर 6% के आसपास का सुधार का अनुमान हम लगा रहे हैं। याद रखिएगा, पिछला क्वार्टर जो था वो आरपॉप के हिसाब से थोड़ा बहुत वीक था, इस बार शायद आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने मिल सकता है। इसके अलावा नज़र रखिएगा जो इनका 24/7 का कारोबार है वहाँ पे GMV किस तरह के निकल के आती है, और साथ ही साथ जो कैपेसिटी एक्सपांशन ये कर रहे हैं अक्रॉस जोग्राफीज़, वहाँ पे किस तरह की कम्युनिटी मैनेजमेंट की निकल के आती है, इस पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ओके वरुण, शुक्रिया ये नतीजों के अनुमान हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो हॉस्पिटल सेगमेंट में अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है और हर लिहाज से नंबर्स जो है पॉजिटिव दिख सकते हैं, खासतौर से रेवेन्यू, मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर इजाफे की उम्मीद है। देवांग, अपोलो हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक स्पेस में अगर कहीं आपकी नज़र और साथ ही अपोलो हॉस्पिटल नंबर्स से ठीक पहले आउटलुक।
सेटल की बात करें डेफिनेटली ये चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास से अपसाइड रिज्यूम किया है। तो यहाँ पे न्यू खरीदारी की भी सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, मेंटेन रखना है 6800 का। अपसाइड अराउंड 7300 तक के जोन देखने मिल सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में। ठीक है, डन। तो अब हम जरा बिल्कुल नंबर्स के साथ क्लोज करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा क्या है, आज तो खैर अच्छा ही अच्छा है काफ़ी कुछ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी क्रिटिकल भी हैं। अभी भी सब चीज़ें अनफोल्ड नहीं हुई हैं। ना तो आपको FIs का नंबर पता है, ना आपको ये पता है कि चाइना में अंदर और स्टिमुलस होगा कि नहीं, ना ही आपको ये पता है कि US का प्रेसिडेंट कौन होने जा रहा है, और ना ही अभी अर्निंग्स में कुछ ताबड़तोड़ ऐसा नंबर आए कि जिसकी बेसिस पर ये ठान लिया जाए कि नहीं ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ना ही ईरान इसराइल के बीच में कोई शांति हुई है, ना ही यूक्रेन और रशिया के वॉर को ख़त्म हुआ है, ना ही क्रूड के अंदर बहुत ज़्यादा मंदी, बहुत ज़्यादा तेज़ी हुई है। तो एक्चुअली में बदला कुछ नहीं है, बट थोड़ा फियर कम हुआ है मार्केट्स के अंदर चीज़ों को लेकर। इन सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा फियर कम हुआ है। ये फियर कैसे पता लगा? ये इंडिया वीक से पता लगा। 3% टूटा तो चीज़ें ठीक होना शुरू हुई। आज 900 पॉइंट ठीक होने पर, बैंक निफ्टी के चलने पर क्या बेहतर हो गया? बेहतर ये हो गया कि हमने 51,000, 51,500, 51,800 एक ही झटके में पार कर दिया, सीधा 52,000 की कैटेगरी में आ गए। अभी तो हम कुछ कवर ही नहीं हुए, अभी तो हमारा फियर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, बट हमने लेवल्स में अपने आप को ठीक करना शुरू कर दिया। निफ्टी ने क्या किया? आज का लो, अगर आपका निफ्टी का मैं आज का लो आपको बता दूं, आप जरा देखेंगे तो आज का लो है 23,842, यानी कि 23,800 भी देखा, 24,000 भी देखा, 24,200 भी आज ही इन्हीं आंखों से देखा और एक ही सेशन में देखा। जैसे हम गए थे नीचे वैसे हम ऊपर आ गए। आ तो गए यहाँ तक, फियर थोड़ा कम भी हुआ है, लेकिन ये फियर तेज़ी में तब्दील होगा, इसके लिए भी और मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए 3 चीज़ें आपको मस्ट है, रिक्वायर्ड है। पहला, कम से कम जो US में हो रहा है वो आपके फेवर में जाए, US मार्केट करेक्ट ना करे। दूसरा, FIs इंडिया के अंदर थोड़े से लौट आएँ। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली उन्होंने सिर्फ कैश में की है, जो कि बड़ा नंबर है और अब तक के बड़े नंबर्स में से एक है वो, तो इसलिए ये थोड़ा वापस आना चाहिए। तीसरा, कोई अच्छी न्यूज़ और भी आए, अच्छी न्यूज़ इन द सेंस या तो अर्निंग से और बेहतर दिखे, या तो कहीं ना कहीं से कुछ और गुड न्यूज़ आए मार्केट के अंदर। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बाज़ार शॉर्ट कवरिंग कैसे की जाती है आपको बताना शुरू करेगा, क्योंकि इसने जो ट्रांसफ़र लिया है वो एक लाइट सीरीज़ के तौर पर ट्रांसफ़र लिया है। अगर आप तेज़ी वाली बातें बोलोगे तो तेज़ी वाली बातें प्रूव करके दिखाएगा, लॉन्ग पोजीशंस बनाएगा, क्योंकि ये लाइट सीरीज़ है। हैवी सीरीज़ करने के लिए ये लॉन्ग बना सकता है। ठीक, तो कुल मिला के आज की क्लोजिंग में नंबर्स के लिहाज से ठीक क्लोजिंग मानूंगा। आज की क्लोजिंग में कन्विक्शन के हिसाब से क्लोजिंग मानूंगा। आज की क्लोजिंग को मैं पार्टिसिपेशन की क्लोजिंग मानूंगा। तो आज मेरे को बहुत सारी चीज़ें एक साथ सुधरती हुई दिखी हैं, बट अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए कल सुबह 5:30 बजे तक का इंतज़ार कीजिएगा। जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं लैब ट्रेड कीजिएगा। हमने कल भी आपको मना नहीं किया था, आज भी आपको मना नहीं किया और कल भी मना नहीं करेंगे। कल हमने जब मैं आपको ट्रेड करवाया तो हमको दुख रहा कि 24,000 का आपका SL कट गया, लेकिन आज उससे कहीं ज़्यादा की खुशी है, क्योंकि कल जितने पैसे आपने खोए थे उससे डबल आज आपको पैसे मिले हैं। तो कल अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर आप टोटल लॉस गेन देखेंगे तो जस्ट रिवर्सल है। कल बैंक निफ्टी करीब 450 पॉइंट नीचे था, आज 1000 पॉइंट ऊपर है। तो ये चीज़ें नोटिस करने वाली है और थोड़ा आज कन्विक्शन भी हाई हुआ है और थोड़ा चीज़ें बेहतर भी हुई हैं। बस मैं इतना ही आपके सामने बात रखूँगा। तो कुल मिला के आज की क्लोजिंग में हीरो ज़ीरो वाले ट्रेड आपकी स्क्रीन पे फायर हो चुके हैं ऑलरेडी, और आज वैसे हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील, ग्रासिम, ये कुछ एक शेयर्स थे जो आज बढ़िया साबित हुए, इन्होंने दम लगाया। और इसके अलावा बजाज ऑटो भी आज रिकवर करने में कामयाब हुआ। बैंकिंग का भी योगदान काफ़ी अच्छा था। सुनील सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कल अगर सर US में कोई भी पॉइंट होता है हम आपको थोड़ा आपसे समय लेंगे आपके इंटेलिजेंस का, तो आप हमको दे दीजिएगा, ठीक है सर, कल के लिए। और देवांग आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला, अच्छे से गाइडेंस दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आप दोनों मेहमानों का आज समय देने के लिए। मेरे को और मानसी को इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम कल के बाज़ार की तैयारी से जुड़ा हुआ है, ज़रूर तैयारी कीजिए और कुछ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखेंगे, उसको आप इंजॉय भी कीजिए।